सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई सनी कुमार। तो आप सभी को हमारे सनी रैंकर्स में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में अंग्रेज़ों का भारत विजय का ऑब्जेक्टिव PYQ करने वाले हैं। और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। और आपको हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का ऑल चैप्टर का PYQ कराते रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? तो किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस कर्नाटक का युद्ध को सेंट थोमो का युद्ध भी कहा जाता है? तो प्रथम को। किसको? तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध का कार्यकाल पूछ रहा है। तो 46 से 48 हो जाएगा। 46 से 48 हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध का पृष्ठभूमि थी तो किसके लिए? तो ऑस्ट्रिया के युद्ध के लिए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए था। कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध पृष्ठभूमि किस लिए हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। हमारा आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध होने वाले तत्कालीन कारण पूछ रहा है। क्या है? तो तत्कालीन कारण है कि अंग्रेजों अधिकारी थॉमस द्वारा फ्रांसीसी अधिकारी वेंडिंग की हत्या नहीं, फ्रांसीसी अधिकारी रिजवेल द्वारा कुछ अंग्रेजों जहाज का कब्जा, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी ने वेनोट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि पोंडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर डुब्लो की सहायता के मद्रास कब जीता था? तो 1746 ईस्वी में। कब जीता था? 1746 ईस्वी में। आगे दिया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच हुआ था? तो अनवरुद्दीन के बीच। किसके बीच? तो अनवरुद्दीन के बीच। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो कि फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच हुआ था, जो कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। प्रथम कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच? तो अनवरुद्दीन के। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे दिया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर डुप्ले नहीं होगा, वारनेट नहीं होगा और बलूडे नहीं होगा। और यहाँ पर पैराडलाइज हो जाएगा। यहाँ पर पैराडलाइज हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिया है आगे दिया है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? अंडियार नदी के तट पर। अंडियार नदी के तट पर हुआ था। आगे दिया है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में हुआ था। तो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। तो 46 इसका प्रथम हो जाएगा, 48 इसका अंतिम हो जाएगा। तो पूछा है समाप्ति, पूछा है तो 1748 ईस्वी के तहत समाप्ति हो जाएगा। कि पूछा है प्रथम कर्नाटक की समाप्ति
युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो एक्सला-शापेल संधि के तहत, एक्सला-शापेल संधि के तहत, एक्सला-शापेल संधि के तहत, एक्सला-शापेल संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक की शुरुआत 1749 ईस्वी में हुआ था, 1749 ईस्वी में हुआ था, 1749 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशी पारिरितियों ने तैयार किया था तो नहीं। फ्रांसीसी ने चंदा साहब को और मुजफ्फर जंग के समर्थक किए थे। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नारसिंह जंग को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो केवल इसका हो जाएगा 2, केवल 2 हो जाएगा। 14 नंबर दिया है कि द्वितीय कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? तो 1700, यह चालू कब हुआ था? 1700, सुनिएगा पहले, 1749 ईस्वी से 59 ईस्वी यह द्वितीय कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था, जो कि प्रथम था 49 और द्वितीय था समाप्ति हुआ था तो 54 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा 54 हो जाएगा। पर है कि द्वितीय कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो किस संधि के? तो पौंडीचेरी संधि के तहत हुआ था। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था? तृतीय कर्नाटक का युद्ध का विस्तार था। आगे दिया है कि निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। दिया है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को प्रदान किया गया था। तो हाँ, सैनिक और असैनिक तृतीय कर्नाटक के युद्ध में काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी सैनिक और असैनिक अधिकारियों को प्रदान किया गया था। तो हाँ, आगे दिया है 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण कर लिया था। तो हाँ, ये भी दो, तो इसका दोनों सही हो जाएगा, इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, आगे दिया है कि बोडीवासा का युद्ध कब हुआ था? तो बोडीवासा का युद्ध 1760 में किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच लड़ा गया था, जो कि फ्रांसीसी कंपनी के काउंट लाली ने नेतृत्व किया था। और आगे दिया है कि तृतीय कर्नाटक का युद्ध का अंत कब हुआ था? तृतीय कर्नाटक का युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, जो कि 1763 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक का युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था? तो पेरिस संधि के तहत हुआ था। आगे दिया है कि कर्नाटक के तीनों युद्ध में अंग्रेजी की सफलता के कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, ब्रिटिश कंपनी के गैर सरकारी संस्था थी, गैर सरकारी संस्था थी, जो कि अंग्रेजों का सैन्य संगठन उच्च था, जो कि अंग्रेजी कंपनी के सैनिकों का जो कि स्तर जो था ना, वो बहुत हाई पावर का था। अंग्रेजी की मजबूती, आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए उपयुक्त में से सभी हो सकते हैं, उपयुक्त में से सभी। कर्नाटक के तीनों युद्ध में फ्रांसीसी
के असफलता के कारण क्या था? असफलता का कारण यही था कि वे फ्रेंच कंपनी के फ्रेंच कंपनी के राजकीय सहायता पर फ्रांसीसी पर निर्भर था। फ्रेंच कंपनी का आर्थिक स्थिति का ब्रिटिश कंपनी के तुलना में कमज़ोर था। मतलब जो कि ब्रिटिश कंपनी जो था ना, वो बहुत ही ताकतवर उसका कंपनी, मतलब उसका सैन्य शक्ति उसका जो था, सैनिक के जो था वो काफ़ी मजबूत था। और ब्रिटिश कंपनी के फ्रांसीसी कंपनी की असफलता का कारण यही था कि यह बहुत ही कमज़ोर था। फ्रांसीसी कंपनी की अधिकारियों में दूरदर्शी का अभाव भी था। उपयुक्त में से सभी हो सकता है, उपयुक्त में से सभी। आगे दिया है कि 1756 में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला। कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला यानी कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का मृत्यु हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला बना था। आगे दिया है कि बंगाल के नवाबों में अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण यही था कि जो कि 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने यह जारी किया गया शाही फरमान, मतलब कि फर्रुखसियर ने शाही फरमान को जारी किया था 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में यही इसका प्रमुख मध्य संघर्ष बना था। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया था नया शाही फरमान। आगे दिया है कि ब्लैक हॉल की घटना को किसने प्रस्तुत किया था? तो हॉलवेल ने। यह 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था काल कोठरी में, जो कि 23 लोग केवल बचे थे। 23 में से एक यही था जो कि हॉलवेल था। आगे दिया है कि काल कोठरी की घटना से संबंधित शासक कौन है? तो सिराजुद्दौला है। कौन है? तो सिराजुद्दौला। काल कोठरी के संबंध में शासन काल से कौन संबंधित है? तो सिराजुद्दौला। कौन है? सिराजुद्दौला। बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया था? अलीनगर तो सिराजुद्दौला ने किया था। सिराजुद्दौला ने किया था। आगे दिया है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी और सिराजुद्दौला के बीच होता। अंग्रेजी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे दिया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को। 1764 को और 1757 को प्लासी का युद्ध और 64 को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? तो तीनों, उपयुक्त में से सभी, यानी कि राय दुर्लभ ने, मीर जाफर ने और मानिक चंद ने। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक नहीं, थोड़ा घिजी हो गया है, तो मानिक चंद ने। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से प्लासी के युद्ध का परिमाण हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उद्देश्य
अंग्रेजी अंग्रेजी की अंग्रेजी की अंग्रेजी की वित्तीय स्थिति में मजबूती और अंग्रेजों की सैन्य शक्ति में मजबूती उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कह रहा है कि निम्नलिखित में प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? परिणाम हुआ था उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। 32 का हो जाएगा डी, 32 का हो जाएगा डी, 32 का हो जाएगा डी। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेसिटॉट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया है? तो मीर कासिम को 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया है तो मीर कासिम को। किसको? तो मीर कासिम को। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था तो मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने बंगाल के किस शासक द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु एक अतिरिक्त कर बिजली जमा लिया जाता था? तो बिजली जमा लिया जाता था तो मीर कासिम के द्वारा बंगाल के किस शासक द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु अतिरिक्त कर बिजली जमा कर लिया जाता था? तो मीर कासिम के समय में बक्सर का युद्ध, बक्सर के 22 अगस्त 1764 में बक्सर का युद्ध। यहाँ पर क्वेश्चन कटा है तो यहाँ पर होगा बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने किसके बीच लड़ा था? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सिराजुद्दौला। बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला ने भी लड़ा था, शाह आलम द्वितीय ने भी लड़ा था और मीर कासिम ने भी लड़ा था। मीर कासिम ने, यानी कि बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ गया था? तो सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के तीनों ने लड़ा था। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो गुगीन खान ने। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो गुंगीर खान ने नेतृत्व किया था। आगे दिया है कि इलाहाबाद की संधि किसके बीच लड़ा गया था? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाई के बीच लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि किसके बीच लड़ा गया था? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाई के बीच लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाई के बीच लड़ा गया था। और इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन डी हो जाएगा 12 अगस्त 1765 के शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाई के बीच हुआ था। आगे दिया है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी के पुंगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान प्राप्त हुआ था। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही हो जी। रॉबर्ट क्लाई ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान
प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसके बदले में 26 लाख रुपया वार्षिक ब्याज के तौर पे दिया था रॉबर्ट क्लाई ने, जो कि यह उपयुक्त में से दोनों सही हो जाए, उपयुक्त में से ए और बी दोनों सही हो जाए, 1 और 2 दोनों सही हो जाए। आगे देखिए कि बंगाल के द्वैध शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवान न्याय का अधिकार नवाब के पास था। मतलब कि वसूली, कर, राजस्व वसूली, दीवान न्याय, अधिकार न्याय नवाब के पास था। तो हाँ, राजस्व वसूली नवाब के पास था और शासन प्रशासन यानी कि आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व कंपनी के पास था। कंपनी के पास था। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, और 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे दिया है कि बंगाल में द्वैध शासन का क्या प्रभाव हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन का क्या प्रभाव हुआ था, तो क्या प्रभाव हुआ था, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यह है दीर्घकाल के भारतीय व्यापार का विनाश हुआ था। आपातकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई थी और कृषकों की स्थिति दयनीय हुई थी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, किस विद्वान के अनुसार 1765 से 72 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल के डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। तो के.एम. पर्णिकर ने यह हो जाएगा। दिया है कि किस विद्वान के अनुसार 1765 से 72 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल के डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। तो के.एम. पर्णिकर ने 46 का है कि निम्नलिखित में किसने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाई ने द्वैध शासन की स्थापना किया था। कहता निम्नलिखित में से किसने बंगाल का द्वैध शासन प्रणाली का समाप्त हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो कि समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने, और रॉबर्ट क्लाई ने लागू किया था। 1855 में हैदर कहाँ का फौजदार बनना चाहता था। 1855 में हैदर कहाँ का फौजदार बनना चाहता था। तो डिंग गुल का फौजदार बनना चाहता था। डिंग गुल का फौजदार बनना चाहता था। निम्नलिखित में से किस पेशवा से हैदर पराजित हुआ था। तो माधवराव से। यहाँ अलग अलग है। किस पेशवा से हैदर अली पराजित हुआ था। तो माधव राय से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अवधि थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अवधि थी 67 से 69। ढक्कन में पहला व्यक्ति उसने अंग्रेजों को पराजित किया जो कि हैदर अली था। ढक्कन में पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को पराजित किया वो हैदर अली था। कौन था? हैदर अली था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अवधि जो 67 से 69 हो जाएगा। आगे दिया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल था 1780 से 84, 1780 से 84, 1780 से 84, 80 से 84। सुनिएगा पहले कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल 1780 से 84 था, 80 से 84, 80 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो हैदर अली ने कर्नाटक के अकटी पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को शुरुआत किया था। तो हाँ, मतलब कि हैदर अली ने कर्नाटक के अकटी पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत किया था। तो हाँ। अगला दिया है कि इस युद्ध के निजाम और मराठों ने हैदर अली का साथ दिया है। तो ये भी बात सही हो जाएगा। आगे दिया है कि हैदर अली ने कर्नल बेली को बुरी तरह से परास्त किया था। तो ये भी बात सही हो जाएगा। हैदर अली ने कर्नल बेली को पूरी तरह से परास्त किया था। तो ये भी बात सही, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत? तो मंगलौर संधि के तहत। अब कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल हो जाएगा 1790 से 92, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल था 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो श्रीरंगपम पट्टनम हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम, यानी कि थोड़ा यहाँ पर थोड़ा घिजे हो गया है। तो ये हो जाएगा श्रीरंगपम पट्टनम। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो श्रीरंगपम पट्टनम के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल 1799 हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल 1799 हो जाएगा। आगे दिया है एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहा है, जो कि क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल दिया है। तो कार्यकाल इसका हो जाएगा 75 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल पूछ रहा है, प्रथम आंग्ल मराठा का कार्यकाल पूछ रहा है। तो 75 से 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल 75 से 82। 59 नंबर दिया है कि 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो मंडेश्वर संधि के तहत। मंडेश्वर की संधि दिया है कि आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो मंडेश्वर संधि के तहत। पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल, पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे दिया है कि एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत किस साम्राज्य में अंग्रेजों का कब्जा हो गया था? एक दशक में सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था? तो सिख साम्राज्य पर कब्जा हो गया था। दिया है 62 नंबर कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 ईस्वी में हुआ था।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 में हुआ था, 1845 में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 में हुआ था। आगे दिया है 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रयागत निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रयागत कोहिनूर हीरा ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दिया गया है? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 को, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 को, 1848 से 49 को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही मुकुट को, जो कोहिनूर हीरा मुकुट है, उसे समर्पित कर दिया गया है। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस शहर का हिस्सा नहीं है? तो चिलियान वाला का हिस्सा नहीं है। सुनिएगा पहले, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस शहर का हिस्सा नहीं है? तो चिलियान वाला। आगे दिया है कि किस विदेश यात्री ने महाराज रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बेनोपोट से की थी? किस विदेशी यात्रियों ने महाराज रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बेनोपोट से की थी? तो विक्टर जैकोमॉन्ट्स सन 1814 ईस्वी में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। 1814 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो यांडबू संधि। सुनिएगा पहले कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 हो जाएगा। यहाँ पर 24 नहीं हो जाएगा बल्कि 26 हो जाएगा। 1824 से 26 से हो जाएगा, 24 से 26 हो जाएगा, जो कि यह गलत है यहाँ पे थोड़ा सा। कि कौन सा संधि हुआ था? तो यांडबू संधि। कौन सा संधि? यांडबू संधि के तहत द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। आगे दिया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया है। तो नैनीताल का। कौन सी नैनीताल का निर्माण किया है? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया है। तो नैनीताल का। किसका? तो नैनीताल का। आगे है नैनीताल का। आगे दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? अली मद्रास ने बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था। तो नहीं, यही एक गलत है, जो कि अली मर्दान ने बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की नहीं। अली मर्दान ने बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। तो नहीं, यही एक गलत हो जाएगा, यही असत्य है, यही गलत है। बाकी सब सही है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है, ये गलत। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। सुंगौली सॉरी यहाँ पर गलती है, थोड़ा सुंगौली हो जाएगा। सुंगौली की संधि हुई थी कब? सुंगौली संधि कब हुआ था? तो 1856 में। 15 में होता, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में होता, 1815, यानी कि यह हो जाएगा 1814 से। पहला हो जाएगा सुगौली संधि
1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। 1815 से 16 ईस्वी, 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था, जो कि यह 15 ईस्वी दिखा रहा है, तो 14 और 15 के बीच में आता है, जो कि 1816 ईस्वी सुगौली संधि के तहत हुआ था। सुगौली संधि के तहत हुआ था 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध किया था, यह सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आंग्ल नेपाल का युद्ध, ये भी सही हो जाएगा। लॉर्ड ब्लेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं किया था, बल्कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। आगे दिया है सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1819 से 26। आगे दिया है कि सर थॉमस मुनरो ने किन वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 19 से 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह विचार किया तो पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने अब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो यह हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई नहीं। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों में मिलकर षड्यंत्र रचा। हाँ, ये बात सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 76 कहाँ 3, तो केवल 3 सही हो जाएगा, केवल तीन हो जाएगा, केवल 3। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश के आधुनिकता पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने दे रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम अनुक्रम को व्यक्ति कीजिए। दिया है कि इस, देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम अनुसार व्यक्तित्व कीजिए। यानी कि पहला पर हो जाएगा शंकर खेड़ा का युद्ध, शकर खेड़ा का युद्ध पहला हो जाएगा, शकर खेड़ा का युद्ध। और दूसरा हुआ बेदरा का युद्ध, शकर खेड़ा बेदरा का युद्ध, और फिर प्रोटोनेवो का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए एला की स्थापना की? तो लाहौर में। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए एला की स्थापना की? तो लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। एक्सला सापेल 1748 ईस्वी में किस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? तो यह 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कैसे? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति
और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। हाँ, तो यानी कि एक्सला सेटेल संधि के तहत ही एक्सला सेटेल संधि 1748 ईस्वी में कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति हुआ था और अंग्रेजों को मद्रास का पुनः प्राप्त हुआ था। तो यह 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे दिया है 81 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडिंगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो हैदर अली ने निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडिंगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की है? तो हैदर अली ने। आगे दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। अब सुनिएगा, पहले प्रथम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध पहला हो जाएगा एक्सला सापेल संधि के तहत। इसकी संधि के तहत तो एक्सला सापेल संधि के तहत हुआ था यह, इसकी समाप्ति। तो पहला का 4 हो जाएगा, पहला का 4 यहाँ पर 1 ही दिया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। अब आगे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। और दिया है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? 1843 ईस्वी में। आगे दिया है एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो हैदर अली हुआ था। कौन विजय हुआ था? तो हैदर अली विजय हुआ था। यहाँ पर नहीं दिया है, हैदर अली विजय हुआ था। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन दिया है। 88 नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर दिया है, हैदर अली विजय हुआ था। अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा हो जाएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ। वो युद्ध के मध्य के दिवंगत हुआ था। टीपू सुल्तान पराजित हुआ, युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ था। यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया है 87, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने मध्य हुए थे? तो अंग्रेजी तथा बाजीराव द्वितीय ने। आगे का क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के बीच षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से किसने कौन शामिल किया था? तो उपयुक्त में से सभी था। राय दुर्लभ हो जाएगा, अमीप चंद हो जाएगा, जगत सेठ हो जाएगा, और यार तलीफ उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है एक कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनेवो का युद्ध को हराया, सर आयरकुट ने। दिया है कि ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवो का युद्ध को हराया, तो सर आयरकुट ने। प्रथम अफगान का युद्ध हुआ था तो 1843 ईस्वी में। तो अगर यह यहाँ पर यही 90 क्वेश्चन समाप्त होता है, और अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे जो कि यह है अंग्रेजों की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।